हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल क्लासेस। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 के लिए साइंस कंपार्टमेंट पेपर की तैयारी करेंगे। ठीक है, आज है ना। पूरी दिल्ली में जितने भी स्टूडेंट हैं क्लास 9 के जिनकी साइंस में कंपार्टमेंट आई हुई है, तो हम लोग आज क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस और कंपार्टमेंट की तैयारी करेंगे। ठीक है, कंपार्टमेंट पेपर के लिए। ठीक है, अच्छा मैं लेकर के आया हूं आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आया हूँ, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप कह सकते हो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, और साथ में हम लोग क्या करेंगे, ये देख रहे हो कितने, 1 2 3 4 मतलब 4 साल के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर करेंगे। ठीक है, 4 साल के पिछले साल के पेपर्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना। देखो, ये किस चीज का है, 2025-26 कॉमन एनुअल स्कूल एग्जामिनेशन 2025-26। क्लास क्या है, क्लास 9 और क्या, सब्जेक्ट साइंस, है ना। और ये क्या है, ये किस चीज का, कंपार्टमेंट का पेपर है। 2024-25 का क्या है, कंपार्टमेंट पेपर है क्लास 9 का साइंस का, है ना। और ये भी क्या है, ये भी कंपार्टमेंट का पेपर है। ये किसका है, 23-24 का। मतलब पिछले साल के 4 पेपर सॉल्व करने वाले हैं और सबके क्वेश्चन का, सारे क्वेश्चन का आंसर भी करेंगे। ठीक है, अब देखो, जब आप 4-4 साल के क्वेश्चन लगाओगे तो 100% क्वेश्चन जो आपके कंपार्टमेंट पेपर में इसी में से आएंगे। ठीक है, तो जितने क्वेश्चन करेंगे सारे मोस्ट इंपोर्टेंट करेंगे। ठीक है, चलो। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुकोशिकीय जीव का चयन कीजिए, है ना। सेलेक्ट द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अच्छा, बहुकोशिकीय जीव क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, ऐसे जीव जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, है ना। ऑर्गेनिज्म जिनमें बहुत सारी क्या होते हैं, सेल्स होती हैं, वो क्या कहलाते हैं, मल्टी सेलुलर कहलाते हैं, बहुकोशीय जीव कहलाते हैं। अब इनमें से हमें ढूंढना कौन सा है। तो देखो क्या है, ये डेफिनेशन क्या है, ये दे रखा केचुआ। केचुआ, ये केचुआ क्या है, जिसे हम कहते हैं अर्थवर्म। ये एक बहुकोशिकीय जीव है जिसका शरीर कैसा होता है, कई कोशिकाओं से बना होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, बहुकोशिकीय जीव कौन सा होगा, केचुआ। ठीक है, अर्थवर्म, तो इसका आंसर क्या होगा, सेलेक्ट द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, क्या होगा आंसर, अर्थवर्म। ठीक है, बहुकोशिकीय जीव कौन सा होगा, केचुआ, है ना। अब हम जो हमारे तीन ऑप्शन बच रहे हैं, अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास, इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे कैसे होते हैं, ये तीनों होते हैं सिंगल सेलुलर। ठीक है, एक कोशिकीय। देखो, अमीबा, पैरामीशियम और क्लेमाइडोमोनास, मतलब अमीबा, पैरामीशियम एंड क्लेमाइडोमोनास क्या है, ये सभी एक कोशीय जीव हैं जिनका पूरा जीवन केवल एक ही कोशिका के भीतर संपन्न होता है। मतलब अमीबा और पैरामीशियम और क्लेमाइडोमोनास कहते हैं सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, ठीक है बच्चों, याद कर लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। देखो, हम लोग क्या है, साथ में क्वेश्चन भी कर रहे हैं, साथ में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो भी कर रहे हैं, साथ में डेफिनेशन भी कर रहे हैं। क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है, सिर्फ क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा भी करेंगे, है ना। हम्म कौन सा पादप उतक एक कोमल तने को बिना टूटे झुकने में सहायता करता है। हम्म, कौन सा करता है, विच प्लांट टिश्यू हेल्प अ यंग स्टेम बेंड विदाउट ब्रेकिंग। कौन सा करता है, इसका आंसर होने वाला है कॉलिन काइमा। कॉलिन काइमा, ठीक है, क्या होगा इसका आंसर, कॉलिन काइमा। ठीक है, अब कॉलिन कायमा के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, इसके बारे में और एक्स्ट्रा जानेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर तो हो गया कॉलिन कायमा। ठीक है, चलो, ये रहा कॉलिन कायमा के बारे में थोड़ी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। क्या है कॉलिन कायमा, ऊतक, कॉलिन कायमा टिश्यू, ये पौधों के विभिन्न भागों में बिना टूटे हुए लचीलापन लाता है। मतलब इसका कार्य याद कर लो, जो कॉलिन कायमा टिश्यू होता है, कॉलिन कायमा जो ऊतक होता है, उसका मेन कार्य क्या है, पौधों के विभिन्न भागों में लचीलापन लाता है। ठीक है, बेंडिंग लाता है, लचीलापन। ठीक है, it allows bending of various parts of a plant like tendrils, ये parts के नाम दे रखे हैं, and stem of climbers without breaking, है ना।
और क्या है, ये पौधों को यांत्रिक सहायता भी प्रदान करता है। कौन? कॉलन काइमा ऊतक जो होता है पौधों को और क्या करता है, यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट। ठीक है, तो हमने पढ़ा कॉलन काइमा के बारे में। चलो नेक्स्ट टॉपिक करें। अब पढ़ेंगे थोड़ा और किसके बारे में, पेरेंट काइमा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो बताओ पेरेंट काइमा ऊतक के क्या कार्य होते हैं, क्या कार्य होते हैं। व्हाट इज वर्क्स ऑफ पेरेंट काइमा टिश्यू। तो ये ऊतक क्या करता है, ये ऊतक प्राय क्या करता है, भोजन का भंडारण करता है ना। दिस टिश्यू जनरली स्टोर्स फूड, मतलब फूड को स्टोर करके कौन सा ऊतक रखता है, कौन सा रखता है, पेरेंट काइमा। पेरेंट काइमा क्या करता है, भोजन को इकट्ठा करके रखता है। ठीक है, भोजन का भंडारण करना है, भोजन को इकट्ठा करके रखना कौन सा ऊतक करता है, किसका कार्य होता है, पेरेंट काइमा कार्य होता है। ठीक है, अब कह रहा है कुछ पेरेंट काइमा ऊतकों में जो क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है ना। इन सम सिचुएशंस इट कंटेन्स क्लोरोफिल एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। आपको तो पता है वो जो क्लोरोफिल क्या करता है, क्लोरोफिल का मेन कार्य होता है सन रेज को ऑब्जर्व करना, है ना। जो प्रकाश की किरण होती है उसको क्या करता है, सोखता है, ऑब्जर्व करता है, अचीव करता है। कौन करता है, क्लोरोफिल। ठीक है, जो प्लांट्स की पत्तियों में पाया जाता है। तो क्लोरोफिल क्या होता है, इसमें भी पाया जाता है, किसमें, पेरेन्काइमा ऊतकों में। ठीक है, और एक बात और जितने बच्चे हमारे चैनल पे न्यू हैं तो उनसे कहूँगा कि आप ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करें, क्योंकि देखो आप आपकी 9th क्लास में अगर साइंस में कंपार्टमेंट है, ठीक है, आप कोशिश करोगे तो पास हो जाओगे और होगे। ठीक है ना। और जब आप 10th क्लास में पहुंचोगे तो मैं 10th क्लास की भी तैयारी यहाँ पे इसी चैनल पे कराएंगे। ठीक है, बहुत सारी तैयारी भी कराऊंगा और बहुत सारे जो है प्रैक्टिस भी कराऊंगा, चाहे मैथ हो, साइंस हो, कोई भी सब्जेक्ट। ठीक है, हर सब्जेक्ट की मैं यहाँ पे इसी चैनल पे तैयारी कराऊंगा। ठीक है, तो जितने क्लास 9 क्लास 6 जितने भी स्टूडेंट हैं, वो जितने भी सबको मैं आप वही कहूँगा कि आप लोग क्या करें, इस चैनल को, हमारे चैनल को, ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करें। ठीक है, अब ये कौन सा ऊतक है, स्केलेन काइमा। स्केलेरन काइमा ऊतक। ये ऊतक क्या करता है, ये ऊतक पौधों को कठोर एवं मजबूत मजबूत बनाता है। ठीक है, हो सकता है आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि बताइए उस ऊतक का नाम बताइए जो पौधों को कठोरता प्रदान करता है ना। राइट द नेम ऑफ टिश्यू विच प्रोवाइड हार्डनेस ऑफ प्लांट। तो क्या नाम है उसका, उस प्लांट का क्या नाम है जो हार्डनेस प्रोवाइड करता है किसी प्लांट्स को। उस टिश्यू का क्या नाम है जो प्लांट्स को हार्डनेस प्रोवाइड करता है, क्या नाम है इसका, स्केलेरन काइमा। ठीक है, क्या करता है ये बच्चों, ये करता है हार्डनेस प्रोवाइड करता है किसी भी प्लांट्स को, कठोरता प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होने वाला है। अच्छा, ये एक है जाइलम टिश्यू। क्या है, जाइलम ऊतक क्या होता है। अब इसका कार्य क्या होता है बच्चों, ये जड़ों से पानी और खनिजों को का परिवहन करता है। परिवहन का मतलब समझते हो बच्चों, अभी समझाएंगे। इट ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स। ट्रांसपोर्ट हिंदी में होता है परिवहन, इंग्लिश में होता है ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है, परिवहन का मतलब होता है एक जगह से सामान दूसरी जगह पहुंचाना। ठीक है, और जाइलम भी क्या है, यही कार्य करता है। जो मट्टी में, सॉइल में क्या होता है, मिनरल्स होते हैं, वाटर होता है, उनको क्या करता है, जड़ के द्वारा, रूट्स के द्वारा क्या करता है, टहनियों तक, स्टेम तक लेकर जाता है। सर है, जितना पानी है, मिनरल्स, सबको क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है। मट्टी से उठाएगा, मिट्टी से लेकर जाएगा, पूरे पौधों में पहुंचाता है। ठीक है, तो जाइलम होता है, समझ में आया क्या कार्य करता है, मट्टी से पानी और खनिज पदार्थों का परिवहन करता है, लेकर जाता है, पहुंचाता, पूरे पौधों में पहुंचाता है। ठीक है, जाइलम ऊतक। ट्रांसपोर्टेशन मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाना। ठीक है, ये क्या पहुंचा रहा है, ये पहुंचाता है, पानी पहुंचाता है, खनिज पदार्थ पहुंचाता है पूरे पौधों में। कहां से पहुंचाता है, मट्टी से ऑब्जर्व करता है। ठीक है, जड़ों द्वारा, रूट्स द्वारा, वाई रूट्स, है ना। मेन कार्य क्या है इसका, ट्रांसपोर्टेशन का है, परिवहन का कार्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, हमने क्वेश्चन एक किया, अब कितने, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन करे। ठीक है,
और 2 क्वेश्चन में हमने कितनी सारी डेफिनेशन पढ़ ली देखा आपने। मतलब सिर्फ हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, साथ में कुछ एक्स्ट्रा हमारा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वो भी हम कर रहे हैं, ठीक है। सिर्फ पेपर सॉल्व नहीं कर रहे हैं, पेपर सॉल्व कर रहे हैं, साथ में एक्स्ट्रा भी पढ़ रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है। अब ये क्वेश्चन आ गया। अब ये पिछले साल आया हुआ है क्वेश्चन है, ठीक है। कंपार्टमेंट में कह रहा है वे ऊतक पहचाने जो पौधों को पानी को ऊंचाई तक ले जाने में सक्षम बनाता है। मतलब पौधों तक क्या पहुंचाएगा? पानी। पानी ले जाता है। कौन ले जाता है? अभी हमने पढ़ा, मतलब ले जाने का ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन का कार्य कौन करता है? जाइलम। अभी जस्ट अभी पढ़ा है, तो इसका आंसर क्या होगा? डी, है ना। आइडेंटिफाई द टिश्यू विच एनेबल्स प्लांट्स टू ट्रांसपोर्ट। देखो जहां भी ट्रांसपोर्ट की बात आ जाए वहां पे टिक लगा देना जाइलम, जाइलम टिश्यू, ठीक है। जहां भी परिवहन आ जाए, क्या आ जाए हिंदी में? परिवहन। जहां भी परिवहन की बात करें, यहां तो ले जाने की बात कर रहा है ना, ले जाना मतलब परिवहन, तो जहां पे क्या आएगा? जाइलम ऊतक आएगा, जाइलम टिश्यू आएगा। ठीक है। अब क्या निम्नलिखित में से कौन संयोजी ऊतक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो इसका आंसर होने वाला पेशी। जो पेशी होता है वो क्या है? संयोजी ऊतक नहीं होता है ना। मसल, मसल इज नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। अब हम थोड़ा पढ़ेंगे संयोजी ऊतक के बारे में, पढ़ेंगे संयोजी ऊतक होता क्या, व्हाट इज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। ये रही कुछ इंफॉर्मेशन अबाउट कनेक्टिव टिश्यू। ये संयोजी ऊतक के बारे में क्या थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है, देख लो बच्चों। ठीक है। पहले क्या है? संयोजी ऊतक। और ये अपना आप लोग लिखते रहना, याद करते रहना, ठीक है। सारे के सारे डेफिनेशन और क्वेश्चन आंसर सारे क्या है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट समझो। संयोजी ऊतक वह ऊतक है जो शरीर के विभिन्न भागों को जोड़ता है। मतलब क्या करता है? देखो नाम से ही पता लग रहा है, संयोजन करना। संयोजन मतलब जोड़ना, ठीक है। कनेक्टिविटी टिश्यू मतलब, कनेक्टिव टिश्यू मतलब कनेक्ट करना, है ना। तो कनेक्टिव टिश्यू इज द टिश्यू दैट कनेक्ट। क्या कार्य कर रहा है? कनेक्ट का कार्य कर रहा है। कनेक्ट करेगा, सपोर्ट करेगा एंड प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। मतलब डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी को क्या करता है? कनेक्ट करता है, सपोर्ट करता है ना। कौन करता है? संयोजी ऊतक, ठीक है। जोड़ने का कार्य करता है, विभिन्न शरीर के विभिन्न भागों को जोड़ने का कार्य कौन करता है? संयोजी ऊतक करता है। अच्छा ये कह रहा है ये ठोस, जो ये ऊतक है ठोस हो सकता है ये ऊतक जो है ठोस हो सकता है तरल हो सकता है नरम भी हो सकता है, ठीक है ना। इट कुड बी सॉलिड, ये सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और हमारा सॉफ्ट भी हो सकता है। कौन? कनेक्टिव टिश्यू। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे क्या उदाहरण? हड्डी। अब हड्डी क्या होती है? बोन। बोन, बोन क्या होती है? हार्ड ही तो होती है, सॉलिड होती है। उसके बाद आता है रक्त। रक्त यानी ब्लड। ब्लड क्या होता है? लिक्विड होता है। उसके बाद उपास्थि और बसा, है ना। ये सब क्या है? कनेक्टिव टिश्यू के उदाहरण है, एग्जाम्पल है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट कह रहे हैं, चलो अब क्या कह रहा है? एक अन्य प्रकार का संयोजी ऊतक। अच्छा एक संयोजी ऊतक और है जिसका नाम क्या है? कंडरा है। तो कंडरा भी एक तरह क्या है? एक तरह का क्या है? टेंडन। इंग्लिश में टेंडन, हिंदी में कंडरा। कंडरा भी एक तरह का क्या है? संयोजी ऊतक है, ठीक है। टेंडन इज एन अदर आ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। अच्छा देखो उपास्थि एक और है, उपास्थि। उपास्थि अभी हमने पीछे पढ़ा है, ठीक है। ठीक है। अब हमारा एन अदर क्वेश्चन क्या है? कौन सा संयोजी ऊतक अस्थियों को पेशियों से जोड़ता है? विच कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट्स बोन टू मसल, है ना। बताओ फटाफट बताओ बच्चों, कौन सा जोड़ता है? और इसका आंसर आप लोग क्या करना? कमेंट्स में करना, ठीक है। मुझे थोड़े बहुत कमेंट्स भी चाहिए ना, तो आप लोग क्या है थोड़ा अपने बारे में कमेंट्स कर दिया करो, कौन सा बच्चा कहाँ से वीडियो देख रहा है, ठीक है। और इसका आंसर भी कर देना। और अगर वीडियो आपको ठीक लग रही है तो वीडियो को लाइक भी कर देना, ठीक है। अब वो आपकी मर्जी है, लाइक कैसे करना है। बस लाइक कर देना, ठीक। चलो नेक्स्ट करते हैं। पादप की परिधि,
मतलब परिधि समझते हो, है ना? परिधि मतलब मोटाई में वृद्धि के लिए उत्तरदायी विभज्य 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 ऊतक कौन सा है? विच मेरिस्टेम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन ग्रिथ या थिकनेस ऑफ प्लांट। तो कौन सा होता है? पार्श्व होता है, पार्श्व यानी लैटरल। ठीक है बच्चों, इसका आंसर ये हो गया। क्वेश्चन हैंड टू हैंड क्वेश्चन सारे पढ़ते रहना, याद करते रहना। आंसर ये रहा पार्श्व। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अब हम थोड़ा पढ़ेंगे किसके बारे में, पार्श्व विभज्य ऊतक होता क्या है, व्हाट इज लेटरल मेरिस्टेम। ये डेफिनेशन कह रहा है, पार्श्व विभज्य ऊतक ऐसे विभज्य ऊतक होते हैं, ऊतक होते हैं जो पौधों के तनों और जड़ों में पाए जाते हैं और उनकी, अच्छा इसका मेन कार्य पढ़ो, पाए जाते हैं कहाँ, पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं। ठीक है, तनों और जड़ों में पाए जाते हैं। इनका मेन कार्य क्या है, क्या मेन कार्य है, मोटाई बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, मोटाई बढ़ाते हैं, क्या करते हैं, रेस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग देयर थिकनेस। ठीक है बच्चों, तो लेटरल मेरिस्टेम्स का मेन कार्य क्या होता है, थिकनेस को इंक्रीज करता है, मोटाई को बढ़ाता है प्लांट्स के, पौधों की। ठीक है, अब एक अनदर क्या है, ये रहा शीर्षस्थे, क्या है, शीर्षस्थे विभज्य ऊतक। एपिकल मेरिस्टेम क्या होता है, इसका मेन कार्य क्या होता है, इसका होता है लंबाई में वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। मतलब लंबाई कौन बढ़ाता है, लंबाई किसके द्वारा बढ़ती है, किसके द्वारा बढ़ती है, शीर्षस्थे विभज्य ऊतक के बारे, एपिकल मेरिस्टेम के बारे। ठीक है, के द्वारा, है ना। एपिकल मेरिस्टेम इज लोकेटेड इन द पार्ट ऑफ द स्टेम एंड रूट्स। ठीक है, और इसका मेन कार्य पढ़ो, सिर्फ मेन कार्य क्या होता है, लेंथ ऑफ द स्टेम। ठीक है, क्या करता है ये, स्टेम की, स्टेम और रूट की लेंथ बढ़ाता है, जड़ों की और जो तना है उसकी क्या करता है, लंबाई में वृद्धि के लिए कौन कार्य करता है, शीर्षस्थे विभज्य ऊतक करता है, एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है बच्चों, अच्छा ये साइंस का आपका पेपर है, साइंस का है। ठीक है, तो इसमें जो है ज़्यादा पोर्शन जो होता है पढ़ने वाला और याद करने वाला होता है, समझने वाला बहुत कम होता है ना। ठीक है, तो आप जितने क्वेश्चन करो मेमोराइज कर लेना, याद कर लेना। ठीक है, याद कर लेना, है ना। ऊतक का पता लगाइए, कह रहा है ऊतक का पता लगाइए जो अंगों के अंदर की जगह को भरता है, आंतरिक अंगों को सहारा देता है और ऊतकों की मरम्मत करता है। मतलब क्या करता है, जो अंगों, आंतरिक अंगों के पार्ट्स को भरेगा, फिलिंग का कार्य करेगा। मतलब कि मेन कार्य क्या करता है, फिलिंग का कार्य, भरना। तो इसका आंसर क्या है, एरियोलर ऊतक। ठीक है, फाइंड द टिश्यू विच फिल द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन, सपोर्ट्स इंटरनल ऑर्गन्स एंड हेल्प्स इन रिपेयर ऑफ टिश्यूज। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होने वाला है एरियोल एरियो एरियोलर टिश्यू। ठीक है, ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके, जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे के सारे क्या है, ये सारे उन्हीं चार पिछले साल के पेपर में से क्वेश्चन आए सारे। अब थोड़ा पढ़ेंगे इसके बारे में, एरियोलर ऊतक होता क्या है। ठीक है, ये एक फिलर मतलब भरने वाला ऊतक है, क्या करता है, भरता है। ठीक है, भरने का कार्य करता है। ये एक फिलर भरने वाला ऊतक के रूप में कार्य करता है, जो सहारा देने और मरम्मत करने में मदद करता है। ठीक है, याद कर लेना। तो इट एक्ट्स एज अ फिलर टिश्यू विच हेल्प इन सपोर्ट एंड रिपेयर। ठीक है, नेक्स्ट 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 देखो थोड़ा और बात ये भी है ना, 4 साल के हम लोग पेपर्स कर रहे हैं, 4 साल के, पिछले 4 साल के पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो हो सकता है उसमें हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन भी करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन भी करेंगे, शॉर्ट भी करेंगे, वेरी शॉर्ट भी करेंगे, शॉर्ट, ठीक है, शॉर्ट भी करेंगे और लॉन्ग क्वेश्चन भी करेंगे। तो देखो कितने सारे क्वेश्चन करने हैं, तो थोड़ा इसलिए स्पीडी लेकर चल रहा है ना। तो बहुत सारे क्वेश्चन हमें कवर करना है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया मृदा की उर्वरता में को प्राकृतिक रूप से बढ़ाती है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसाइजेस एनरिच सॉइल फर्टिलिटी नेचुरली, नेचुरली, नेचुरल। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, फसल चक्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फसल चक्र क्या होता है, बहुत ज्यादा, बहुत फसल चक्र क्या है, बहुत बड़ी भूमिका होती है। ठीक है, इसमें क्रॉप रोटेशन, है ना, फसल चक्र, इसका आंसर होने वाला है फसल चक्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें बच्चों।
अभी आ गया। मधुमक्खियां शहद के साथ और क्या बनाती हैं? बताओ बताओ बताओ, फटाफट जल्दी बताओ, कमेंट्स में बताओ क्या बनाती हैं। और बीज प्रोड्यूस हनी एंड क्या? मोम, वैक्स। तो आंसर क्या होगा? मोम, वैक्स वैक्स वैक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। हम्म अभी आ गया हमारा। कह रहा ऊर्ध्वपातन तब होता है जब किसी पदार्थ की अवस्था में निम्न परिवर्तन होता है ना। सब्लिमेशन इज सेड टू अकर्ड व्हेन द चेंज इन स्टेट ऑफ द सब्सटेंस अकर्ड डायरेक्टली फ्रॉम। ठीक है, अच्छा इसको हम लोग आंसर ये करेंगे बाद में। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ऊर्ध्वपातन होता क्या है। ठीक है, व्हाट इज सब्लिमेशन, है ना, इसके बारे में जानें, उसके बाद ये सॉल्व करेंगे। फटाफट चलो, और आप लोग सारे तवज्जो कंसंट्रेशन यहीं देना। चलो, ये क्या है हमारा? ऊर्ध्वपातन है। ऊर्ध्वपातन में सब्लिमेशन क्या है? कह रहा है द्रव अवस्था में परिवर्तित परिवर्तित हुए बिना, है ना, बिना बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस, मतलब डायरेक्टली सॉलिड टू गैस। जबकि ऐसा होना चाहिए, जैसे सॉलिड कैसे कहते हैं? किसी पदार्थ की सॉलिड स्टेट क्या होता है? आप चलो हम लोग पानी का एक उदाहरण लेते हैं। पानी क्या है? जो वाटर है, वाटर को कहते हैं इस टाइम जो पानी है, पानी को हम कहेंगे लिक्विड स्टेट, है ना। लिक्विड स्टेट मतलब द्रव अवस्था। और अगर पानी को आप फ्रीजर पे रख दो तो पानी क्या जम जाएगा, बर्फ बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा? सॉलिड, जो वाटर है लिक्विड से कैसे बन जाएगा? सॉलिड स्टेट में आ जाएगा, सॉलिड स्टेट हो जाएगा। ठीक है, मतलब ठोस अवस्था हो जाएगा, है ना, है ना। तो और अगर पानी को आप बॉइल करोगे तो क्या होगा? वाटर वेपर क्या हो जाएगा? स्टीम हो जाएगा, भाप बन जाएगा, गैसी स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि देखो, द्रव अवस्था से लिक्विड स्टेट से क्या बन रहा है? गैस बन सकता है। और द्रव अवस्था से क्या बनेगा? लिक्विड स्टेट से बनेगा सॉलिड, है ना। और दूसरी बात क्या है? जिस सॉलिड स्टेट है मतलब ठोस अवस्था यानी सॉलिड स्टेट जिसे हम बर्फ कहेंगे। अगर आप बर्फ को यानी बर्फ यानी सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था को आप फ्रिज से बाहर निकाल के रख दो तो क्या होगा? क्या होगा? वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, बर्फ पिघल जाएगा ना। बर्फ पिघलेगा तो मतलब पानी बनेगा, है ना। जो हमारा आइस है मेल्ट होगा तो क्या बनेगा? लिक्विड तो बनेगा। तो ठोस से क्या बना? द्रव अवस्था बना। बर्फ क्या बना? पानी बना, द्रव अवस्था, सॉलिड टू लिक्विड। ठीक है, और अगर आप उसी पानी को लिक्विड या थोड़ा गैस पे रख दो, हीट पे रख दो, हीट दोगे तो क्या होगा? फिर हम क्या बन जाएगा? द्रव अवस्था से क्या बनेगा? गैसीय अवस्था हो जाएगा। सॉलिड लिक्विड स्टेट तो क्या गैसी स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा गैस पे रखने के बाद। बट यहाँ पे क्या हो रहा है ना, यहाँ पे पहले ठोस, ठोस से द्रव, द्रव से गैसीय। बट यहाँ पे क्या हो रहा है? जो सब्लिमेशन है, सब्लिमेशन ये कहता है कि सॉलिड सॉलिड में लिक्विड नहीं बनेगा। ठीक है, सॉलिड के बाद सॉलिड से डायरेक्ट क्या बनेगा? गैस बन जाएगा। ठीक है, मतलब द्रव अवस्था से डायरेक्ट क्या बनता है? गैसीय अवस्था बनता है। अगर द्रव अवस्था से डायरेक्ट गैसीय अवस्था हो रही तो वहां क्या होता है? क्या कार्य करता है? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है, सब्लिमेशन कहते हैं, है ना। देखो, कह रहा द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना, मतलब द्रव अवस्था में ना बदले, डायरेक्ट ठोस से कैसे बन जाए? ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है, डायरेक्टली फ्रॉम, देखो, अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। ठीक है बच्चों, समझ में आया सब्लिमेशन क्या होता है? ऊर्ध्वपातन क्या होता है? समझ में आया होगा। ठीक है, तो मतलब ऐसे आप डायरेक्टली अगर कहो तो सॉलिड टू गैस। ठीक है, अगर जहां भी सॉलिड टू गैस हो रहा है तो वहां सब्लिमेशन हो रहा है। आप ये कह सकते हो जहां सब्लिमेशन वहां पे सॉलिड टू गैस, मतलब जहां पे जो है ठोस अवस्था से डायरेक्ट गैसीय अवस्था हो रहा है तो वहां क्या ऊर्ध्वपातन हो रहा है। अगर आप यही बोलो उसको चेंज करके कि जहां भी ऊर्ध्वपातन होगा वहां पे क्या होगा? ठोस अवस्था से गैसीय अवस्था होगा। चलो अब क्वेश्चन पे आओ। ऊर्ध्वपातन की बात कर रहा है, सब्लिमेशन की बात कर रहा है, तो बच्चों बताओ इसका आंसर क्या होगा? जहां भी आपको ऑप्शन मिले ठोस से गैस, सॉलिड टू गैस, तो क्या रहा? यहां दे रखा ठोस से द्रव, नहीं, ठोस से द्रव तो नहीं होता है, द्रव से गैस ये भी नहीं होता है। तो क्या होगा? ठोस से गैस, हाँ ठोस से गैस होता है। देखो, सॉलिड टू लिक्विड नहीं, सॉलिड टू लिक्विड नहीं होता है। लिक्विड टू गैस नहीं, ये भी नहीं होता है। क्या होता है? सॉलिड टू गैस, हाँ सॉलिड टू गैस होता है सब्लिमेशन में।
ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। और ये सब क्वेश्चन जब भी आप कर पाओगे जब आप छोटी छोटी डेफिनेशन पढ़ोगे, याद करोगे, जैसा अभी मैंने आपको बताया सब्लिमेशन क्या होता है। इसी तरह की हम और बहुत सारी डेफिनेशन करेंगे। एक क्वेश्चन हो रहा है हमारा, कह रहा है ठोस अवस्था का द्रव अवस्था में बिना परिवर्तित हुए। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं पेपर में, वही करा रहा हूं मैं, ठीक है। ठोस अवस्था का द्रव अवस्था में बिना बदले यानी परिवर्तित हुए गैस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अभी बताया क्या कहलाती है? द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग फ्रॉम अ सॉलिड स्टेट टू गैस स्टेट इज विदाउट चेंजिंग इनटू अ लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन। ठीक है बच्चों, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, प्यारे प्यारे से क्वेश्चन आते हैं आप प्यारे प्यारे से बच्चों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर उसी पे आया। अच्छा, ये सारे क्वेश्चन एक पेपर के नहीं है, मैंने अभी आपको बताया हम लोग कितने टोटल 4 साल के पेपर कर रहे हैं, तो किसी किसी ईयर में कोई क्वेश्चन आया है, किसी दूसरे पेपर में कोई आ रहा है, ठीक है। ये अलग अलग पेपर के क्वेश्चन है, एक ही पेपर के नहीं है। हर बार में देखो क्वेश्चन का जो चेंजेस बदल जाता है, बदल कर देता है। क्या कह रहा है? ऊर्ध्वपातन तब होता है जब किसी पदार्थ की अवस्था निम्न परिवर्तन होता है। सब्लिमेशन अकर्ड व्हेन अ सब्सटेंस अंडरगोस चेंज इन स्टेट। क्या होता है ऊर्ध्वपातन में? ठोस से द्रव होता है? नहीं, ये नहीं होता है। क्या द्रव से गैस होता है? नहीं, ये भी नहीं होता है। क्या होता है? ठोस से गैस, सी होता है। आ सॉलिड सॉलिड टू लिक्विड? नहीं, ये नहीं होगा। लिक्विड टू गैस? नहीं, दिस इज नॉट। और दिस इज सॉलिड टू गैस होता है, ठीक है। ठीक है बच्चों, देखा आपने कैसे क्वेश्चन आते हैं? ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब सेकंड डेफिनेशन क्या है हमारी? डिपोजिशन किसे कहते हैं? व्हाट इज डिपोजिशन? निक्षेपण, जिसे हम कहते हैं निक्षेपण। गैस से सीधे ठोस में बदलने की प्रक्रिया, मतलब गैस से, अब उसका उल्टा कह रहा है। गैस था, गैस से क्या बन गया? सीधे ठोस बन गया, है ना। गैस से सीधे ठोस में बदलने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। द डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस टू सॉलिड विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड इज कॉल्ड डिपोजिशन। कोई भी चीज गैसी स्टेट में थी, डायरेक्ट क्या बन गई? डायरेक्ट हमारी क्या बन गई? सॉलिड स्टेट बन गई, तो क्या हो गया यहाँ पे? डिपोजिशन हो गया, है ना, निक्षेपण हो गया। अभी छोटी छोटी डेफिनेशन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखना इसी में से क्वेश्चन आपके आएंगे। जमना किसे कहते हैं? सॉलिडिफिकेशन, जमना सॉलिडिफिकेशन, ठीक है। अब किसी तरल यानी द्रव पदार्थ का ठोस पदार्थ में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जमना कहलाती है, सॉलिडिफिकेशन कहलाती है, ठीक है ना। मतलब द्रव का ठोस में बदलना, जैसे पानी का बर्फ बन जाना, जमना कहलाएगा। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ लिक्विड, लिक्विड कहते हैं, फ्लूइड कहते हैं, एक ही बात है, इनटू अ सॉलिड इज कॉल्ड सॉलिडिफिकेशन, ठीक है बच्चों। अब आता है संगलन। संगलन मतलब गल जाना, गलना, मतलब फ्यूजन या मेल्टिंग। मेल्टिंग मतलब गलना, आप ये कह सकते हो गलना, ठीक है। हम्म क्या डेफिनेशन है? किसी ठोस पदार्थ तक द्रव अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को संगलन कहते हैं। मतलब ठोस था, द्रव में बदल गया, सॉलिड टू लिक्विड। जैसे इसका एग्जांपल लो, बर्फ। बर्फ था, बर्फ के बाद आपने बर्फ फ्रीजर में से आपने बर्फ निकाला, तो वो सॉलिड हो गया। रखा बाहर, वो क्या होगा? गल गया, पिघल गया, मेल्ट हो गया, तो क्या हो गया? पानी बन गया, जिसे हम लिक्विड कहते हैं, लिक्विड स्टेट कहते हैं, जिसे हम कहते हैं द्रव अवस्था, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी क्या? संघनन। संघनन मतलब कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होती है? संघनन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई गैस गैस संघनित होकर, मतलब ठंडा होकर, गैस थी, ठीक है, किसी ठंडी सतह से टकराई, है ना, और वो किस में बदल गई? द्रव अवस्था में बदल गई, तो क्या हो गया? वहां पे संघनन हो गया। मतलब अब इंग्लिश में समझो क्या है, कोई भी गैस है किसी भी कूलिंग कूलिंग सरफेस से टकराएगी और वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? वो कन्वर्ट हो जाएगी लिक्विड स्टेट में, इज कॉल्ड कंडेंसेशन, ठीक है। देख लो आप डेफिनेशन। मतलब ठंडा होकर द्रव के रूप में बदल जाती है, उसे हम संघनन कहते हैं,
है ना। क्या है कंडेंसेशन, क्या है, इज द प्रोसेस वेयर वेयर मतलब जहां a गैस like water vapor cools down and turns into a liquid is called condensation। अब क्या करें, ये प्रक्रिया अक्सर तब होती है जब जल वाष्प किसी ठंडी सतह के संपर्क में आती है। हाँ वही तो मैंने आपको बताया, ठीक है। दिस प्रोसेस ऑफन अकर व्हेन वाटर वेपर कम्स इनटू कांटेक्ट विद अ कूलर सरफेस, ठीक है। चलो इसके एग्जांपल देख लेते हैं, क्या एग्जांपल, क्या उदाहरण होते हैं। ये रहे एग्जांपल, संघनन के उदाहरण, कंडेंसेशन एग्जांपल्स। पहला क्या है, घास पर ओस, आपने देखा है, और घास पर ओस कह लो, कोहरा कह लो। ड्यू ऑन ग्रास, फॉग, वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन ग्रास, क्या ड्रॉप्स ऑन ग्रास, ये है वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन अ कोल्ड ड्रिंक्स, और ठंडे पेयजल पर पानी की बूंदें, ये रही। अच्छा ये क्या, देखो अब ये पानी की बोतल है ना। आप कभी भी आप करके देखना एक्सपेरिमेंट, आपने क्या करा, फ्रीजर में हमारी जो बोतल थी ठंडी, वो जब तक फ्रीजर में है, फ्रिज में है, जब तक क्या रहेगी, देखो बिल्कुल गीली नहीं होगी, है ना। जैसे ही आप क्या करोगे, फ्रीजर से निकाल के बोतल बाहर रखोगे, तो क्या होगा, बोतल के जो बाहर ड्रॉपलेट्स आ जाएंगी, मतलब पानी की बूंदी आ जाएंगी, ऐसी क्या आएंगी, पानी की बूंदी, ठीक है, दिख रहा है आपको ये, देखो ऐसी पानी की बूंदें आ जाएंगी। अच्छा ये क्यों हो गया, अब क्या हुआ, ये इसे कहते हैं कंडेंसेशन, ठीक है, संघनन। मतलब जो हमारे एटमॉस्फेयर में, जो हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है, बहुत सारी गैसेस हैं। अब गैसेस क्या हैं, बहुत सारी गैसेस क्या हुई, जो हमारी पानी की बोतल ठंडी थी, इससे टकराई। अब वो गैसेस क्या हुई, टकराने के बाद जैसे टकराएंगी, ठंडी सरफेस से टकराएंगी, वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, वही गैस क्या कन्वर्ट हो जाती है किसमें, द्रव अवस्था में, लिक्विड स्टेट में हो जाती है, ठीक है। तो क्या है, और यही क्या हो गया, इसे कहते हैं कंडेंसेशन कहते हैं, संघनन कहते हैं। अच्छा ये आप सर्दी, ये अक्सर जो घास पर जो ओस कह सकते हो, पानी की बूंदें कब होती हैं, अक्सर विंटर सीजन में होती हैं, है ना। सर्दियों के मौसम में अक्सर ऐसा होता है, क्योंकि सर्दियों में जो है, विंटर सीजन में क्या, हर चीज ठंडी पड़ जाती है ना, घास भी ठंडी होगी, फरस भी होगा, है ना। तो क्या होता है, जो हमारे एटमॉस्फेयर की एटमॉस्फेयर की जो गैसेस होती हैं, कूलिंग सरफेस, चाहे फरस हो, चाहे तुम्हारी घास हो, और चाहे कपड़े हो। देखो सर्दियों में क्या कहते हैं, जो रात में कपड़े उतार लेते हैं ताकि गीले ना हो जाएं, ठीक है। गीले ना हो जाए मतलब ओस ना गिर जाए, ओस का गिरना भी क्या, संघनन है, एक तरह कंडेंसेशन है, ठीक है। समझ में आया है संघनन कंडेंसेशन क्या होता है। ये आगे देखो एग्जांपल, क्वेश्चन है, कह रहे सर्दियों के दौरान सुबह पार्क की घास के गीले होने में कौन सी घटना शामिल है। व्हाट फेनोमेन इज इन्वॉल्व इन द वेटिंग ऑफ पार्क ग्रास इन द मॉर्निंग ड्यूरिंग विंटर। तो कौन सी घटना शामिल है, संघनन, बिल्कुल जस्ट अभी पढ़ा है, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन की वजह से ऐसा होता है, संघनन की वजह से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें बच्चों। अब ये टॉपिक हमारा क्या आ गया, क्वथनांक क्या होता है, क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है, उसे उसका क्वथनांक कहते हैं, ठीक है। मतलब एक तरह का तापमान है, जिस तापमान पर जो है कोई भी द्रव यानी पानी बॉयल होने लगे, उबलने लगे, वो उसका क्या, क्वथनांक कहलाएगा, ठीक है। इंग्लिश में क्या है, द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नॉन एज बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। एक तरह का टेम्परेचर है, ठीक है, जिस टेम्परेचर पे क्या है, कोई भी लिक्विड यानी द्रव यानी पानी क्या होता है, बॉयल होने लगता है, उबलने लगता है, वो उसका बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक कहलाता है। और ये दे रखा है फॉर वाटर दिस टेम्परेचर, मतलब पानी के लिए ये जो क्वथनांक है, पानी के लिए ये तापमान, ये टेम्परेचर कितना रखा गया है, 100 डिग्री सेल्सियस,
तो आप ये कह सकते हो जो पानी का क्वथनांक कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। ठीक है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। और इंग्लिश में अगर आप केल्विन में कहोगे तो कितना होगा 373 केल्विन। केल्विन में 373 होता है, अगर आप यही बात बोलोगे सेल्सियस में तो 100 होता है, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट। अब ये आ गया हमारा वाष्पीकरण, वेपोराइजेशन। वाष्पीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ द्रव से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है ना। वेपोराइजेशन इज द प्रोसेस वेयर अ सब्सटेंस चेंज फ्रॉम अ लिक्विड टू गैसीय स्टेट। ठीक है, मतलब कोई भी द्रव लिक्विड क्या होगा गैसीय स्टेट में चेंज हो जाएगा, ठीक है, गैसीय अवस्था में बदल जाएगा। जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा दो, पानी क्या हो रहा है बॉईल हो रहा है, ठीक है, बॉईल हो रहा है, उबल रहा है, उबलते उबलते बॉईल होते क्या होगा, एक तरह का ऐसी सिचुएशन आएगी, सारा पानी क्या होगा गैसीय स्टेट में बदल जाएगा, ठीक है, और उड़ जाएगा, है ना। तो आपने देखा होगा जैसे कोई भी सब्जी वगैरह बनती है, दूध बॉईल होता है, तो हम जब उस पर ढक्कन ढकते हैं, तो ढक्कन जब हटाते हैं तो ढक्कन क्या गीला हो जाता है, वो पानी हो गया ना। पानी कैसे हुआ, जो बॉईल होता है, बॉईल हुआ, बॉईल जो पानी हो रहा है, तो पानी क्या हो रहा है लिक्विड किसमें, जितना हीट देंगे उतना क्या होगा, उतना क्या वेपोराइजेशन होता है, ठीक है। तो मतलब लिक्विड किसमें बदलता है, गैस में बदलता है, ठीक है। तो ये कह रहा है वेपोराइजेशन क्या है, द प्रोसेस वेयर अ सब्सटेंस चेंज फ्रॉम अ लिक्विड टू गैस। अब कह रहा है ये प्रक्रिया अक्सर तब तापमान में वृद्धि के कारण होती है। अच्छा, वाष्पीकरण कब होता है, वेपोराइजेशन कब होता है, जब आप तापमान बढ़ाओगे, गैस आप हीट ज्यादा दोगे तो क्या होगा, वेपोराइजेशन होगा, ठीक है। वॉल्यूम एटलीस्ट बॉइलिंग पॉइंट से तो ऊपर होना चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट से नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है। This process is often driven by an increase in temperature. ये प्रोसेस कब होता है, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तब प्रोसेस होगा, वेपोराइजेशन होगा। एक और है हमारा क्या, एवापोरेशन होता है। हिंदी में इसका भी नाम वाष्पीकरण है, बट इंग्लिश में क्या एवापोरेशन होता है, ये सेम नहीं है। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। दिस phenomenon of change of a liquid into vapor at any temperature below its boiling point is called evaporation. देखो, अभी जो हमारा वाष्पीकरण वो भी वाष्पीकरण था, ये भी वाष्पीकरण है, ठीक है, और वो था हमारा इंग्लिश में वेपोराइजेशन, और ये एवापोरेशन है। अब देखो, वो जो वेपोराइजेशन है मतलब ऊपर वाला हमने पढ़ा है, वाष्पीकरण वो कब होता है, जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे। टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। जैसे पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या 100, तो अगर आप 100 डिग्री सेल्सियस रखोगे या उससे ऊपर रखोगे तो क्या होगा, वेपोराइजेशन होगा, वाष्पीकरण होगा। अब ये एवापोरेशन कब होता है ना, उसमें वहाँ भी क्या लिक्विड टू गैस हो रहा है, यहाँ पे क्या, यहाँ भी लिक्विड टू गैस ही होगा, ठीक है। बट ये कैसा होगा, ये कम तापमान पे होगा, टेम्परेचर बहुत कम होगा, फिर भी क्या होगा, जो लिक्विड होगा गैसीय स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसे कहते हैं वाष्पीकरण, एवोपोरेशन। क्वथनांक से कम तापमान मतलब बिलो इट्स टेम्परेचर कैसा होगा, टेम्परेचर होगा इसका टेम्परेचर क्या होगा, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, है ना। हो सकता है 60 डिग्री सेल्सियस पे हो जाए, 70 पे, 40 पे, 50 पे, 30 पे भी हो सकता है। जैसे आप देखते हो जो फर्श पे पोछा लगाते हैं, पोछा लगाया आपने फर्श पर, ठीक है। अच्छा, फर्श क्या है, गीला है, पोछा लगाने के बाद फर्श गीला होगा ना, बट थोड़ी ही देर में क्या होता है, फर्श सूख जाता है। अब वो पानी गया कहाँ, इतना ज़्यादा टेम्परेचर तो नहीं है जो क्या पानी क्या गैस स्टेज में बदल गया, है ना। बट क्या है, नॉर्मली टेम्परेचर पे क्या हो रहा है, जो लिक्विड है, पानी है, वो किस में बदल रहा है स्टीम, मतलब एवोपरेट हो रहा है, उड़ रहा है, भाप बनकर उड़ रहा है कम टेम्परेचर में।
ठीक है, अगर कम कम टेम्परेचर में भी क्या है लिक्विड टू गैस हो रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा? एवापोरेशन होगा, वाष्पीकरण, ठीक है। अगर यही प्रोसेस आप तेज ज़्यादा टेम्परेचर करोगे, ज़्यादा हीट दोगे, तब क्या लिक्विड टू गैसीय स्टेट हो रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे वेपोराइज़ेशन होगा। कम टेम्परेचर में एवापोरेशन, ज़्यादा ज़्यादा हीट देना, ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाना, वहाँ वेपोराइज़ेशन, ठीक है। जैसे इसके उदाहरण क्या है? जल को खुला छोड़ देने पर ये धीरे-धीरे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है ना? वाटर व्हेन लेट लेफ्ट अनकवर्ड स्लोली चेंज इनटू वेपर। जैसे क्या गीले कपड़े सूख जाते हैं, गीले कपड़ों का सूख जाना, है ना? और गीले फर्श का सूख जाना, ठीक है? वेट क्लॉथ्स ड्राई अप। इन दोनों उदाहरण में क्या जल का क्या हुआ? जल क्या हुआ? जल सारा का सारा भाप बनकर उड़ गया, एवापोरेट हो गया। अब इसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल ये है, जैसे आप देखते हो जो बरसात के मौसम में क्या होता है, बहुत बड़ी नदी होती है, भर जाती है, झीलें भर जाती हैं, बट जैसे ही बरसात रुकती है ना? और गर्मी का सीज़न आता है, धूप होती है, तो क्या होता है सारे की सारी जो है नदी खाली हो जाती हैं। बहुत सारे गड्ढे आप देखोगे, जो बहुत सारे गाँव में ऐसा होता है, तालाब भर जाते हैं, बट कुछ टाइम बाद वो तालाब का पानी सूख जाता है, वो पानी इतना सारा गया कहाँ? सारा का सारा पानी क्या हो गया? भाप बनकर उड़ गया, एवापोरेट हो गया, वाष्पीकृत हो गया, एवापोरेट हो गया, ठीक है सारा पानी, ठीक है? देखो, एवापोरेशन, वाष्पीकरण, झीलों का पानी क्या हो रहा है? एवापोरेट हो रहा है, वाष्पीकृत हो रहा है। अब कह रहा है क्वेश्चनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है ना? द phenomenon of change of a liquid into vapors at any temperature below its boiling point is called क्या? वाष्पीकरण। क्या आंसर होगा इसका? क्वथनांक से कम वाष्पीकरण। हिंदी में क्या होगा? इंग्लिश में एवापोरेशन, ठीक है। हम्म। अब ये जो अभी तो हम शॉर्ट क्वेश्चन कर रहे थे, अब ये लॉन्ग क्वेश्चन आ गए, 3-3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। देखो क्या क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है ना? हाउ डज एवापोरेशन कॉज कूलिंग, ठीक है। अब इसका ये रहा इसका क्वेश्चन, ठीक है, और ये रहा इसका आंसर, ये आंसर है। खुले हुए बर्तन में क्या रखे? जो खुला हुआ बर्तन है उसमें ना द्रव रखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, खुले हुए बर्तन में क्या होता है? निरंतर क्या होता है? लगातार वाष्पीकरण होता रहता है, और वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को दोबारा प्राप्त करने के लिए जो है द्रव के कण अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं, है ना? इस तरह आसपास से ऊर्जा क्या अवशोषित होने के कारण क्या शीतलता हो जाती है। जैसे क्या है, अब जो हमारा पानी है खुला हुआ रखा है, अब वो पानी क्या हो रहा है? कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है? एवापोरेट हो रहा है, वाष्पीकृत हो रहा है ना? अब जब पानी के कण जो है वाष्पीकृत होते हैं, तो वो अपनी एनर्जी क्या करते हैं? लॉस कर देते हैं, खो देते हैं, ऊर्जा खो देते हैं। अब वही एनर्जी को दोबारा गेन करने के लिए, प्राप्त करने के लिए, अब जो पानी के पार्टिकल्स क्या करेंगे? अपने आस-पास से जो जितनी भी हीट होती है, हीट एनर्जी होती है ना? ऊर्जा होती है, वो क्या ऑब्ज़र्व कर लेते हैं, ठीक है? सोख लेते हैं। अब देखो, जब आस-पास से आपने हीट को ऑब्ज़र्व कर लिया, तो ठंडापन तो आएगा ही आएगा, ज़ाहिर-सी बात है, तो वही यहाँ पर हो रहा है। इस तरह आस-पास से ऊर्जा यानी ऊष्म ऊर्जा जिसे कहते हैं, को के अवशोषित होने के कारण शीतलता हो जाती है, ठीक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना, है ना? दिस ऑब्जर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग मेक द सराउंडिंग कोल्ड, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ग्रीष्म ऋतु में मिट्टी के बर्तन में रखा पानी किस घटना के कारण ठंडा हो जाता है? ड्यू टू विच phenomenon does water kept in an अर्थन पॉट कूल डाउन इन समर? तो यहाँ पे क्या वाष्पीकरण के बाद वाष्पीकरण होगा इसका रीजन, ठीक है। आंसर क्या होगा? वाष्पीकरण, एवापोरेशन, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये आ गया लॉन्ग क्वेश्चन, ये भी 3-4 नंबर का, 3 नंबर का तो आएगा कम से कम एटलीस्ट, इससे कम का क्या आएगा? ये रहा हमारा क्वेश्चन और ये रहा हमारा आंसर, ये रहा आंसर। कह रहा है तेज धूप वाले गर्म दिन के बाद लोग अपनी छत या खुले स्थान पर जल छिड़कते हैं, क्यों? अब देखो, गर्मी का मौसम आ रहा है धीरे धीरे, अप्रैल आ गई बट गर्मी अभी तक नहीं आई।
आ जाना चाहिए था, है ना? ठीक है, नहीं आई तो आ जाएगी, है ना? अब देखो गर्मी आएगी तो एकदम खतरनाक वाली गर्मी आएगी, बंदे लोग क्या करेंगे, पंखे की हवा छोड़कर कहाँ छतों पर जाएँगे। छत की इतनी गर्म होती है, पूरे दिन उसपे धूप पड़ेगी तो गर्म हो जाएगी। फिर क्या करते हैं, उसपे 2-4 बाल्टी फेंकेंगे ताकि छत ठंडी हो जाए। तो वही कह रहा है कि जो गर्मी के मौसम में जो लोग बाग छतों पर अपने बाल्टी भर-भर के पानी डालते हैं, क्यों डालते हैं? क्या रीज़न है ना? आफ्टर अ हॉट सनी डे पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ और ओपन ग्राउंड व्हाई? व्हाई? हुँ। अब देखो, तेज धूप ये इसका आंसर है। तेज धूप वाले गर्म दिन में के बाद लोग अपनी छत पर पानी डालते हैं, क्यों डालते हैं? छिड़कते हैं क्योंकि क्योंकि जल जल के कारण वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा मतलब गर्म सतह को शीतलता बनाती है। ठीक है? जो वाष्प वहाँ पे हमें पता है जो हम पानी डालेंगे गरम-गरम चीज़ पे, ठीक है? तो वो पानी क्या होगा? एवापोरेशन हो जाएगा। पानी क्या होगा? वाष्पीकृत हो जाएगा। अब जब पानी एवापोरेशन होता है तो फिर वही वही प्रोसेस होगा। जो वाटर के पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे? अपने आस-पास से जो जितनी भी हीट होती है वो ऑब्ज़र्व कर लेंगे। जब हीट ऑब्ज़र्व कर लेंगे तो क्या होगा? उसके आस-पास का जितना भी सरफेस है कूलिंग हो जाएगा, कूल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, ठीक है? तो मतलब ठंडा सरफेस करने के लिए लोग बाग पानी डालते हैं। शीतलता बनाती है, ठीक है? एक क्वेश्चन ये रहा। ये भी 3 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन है। कप की अपेक्षा प्लेट से हम गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं? Why are we able to sip hot tea or milk faster from a saucer rather than a cup? मान लो गरम चाय है। आप कप से पियोगे तो टाइम लगेगा क्योंकि गर्म है ना। अगर वही चाय आप क्या करो, इतनी बड़ी तसरी मतलब प्लेट में चाय पहले चलती थी, नीचे प्लेट होती थी, कप होता था, है ना? तो वही चाय क्या उसमें पलटो और जब पियोगे ना तो चाय जल्दी पी जाएगी, क्यों? चाय ठंडी हो जाएगी ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो कप है, कप में सरफेस एरिया सब सरफेस कम है और जो प्लेट है उसका सरफेस ज़्यादा है ना? और सरफेस जब जितना ज़्यादा सरफेस बढ़ता है उतना ज़्यादा रेट ऑफ एवापोरेशन बढ़ता है, ठीक है? जितना ज़्यादा क्षेत्रफल बढ़ेगा उतना वाष्पीकृत की दर बढ़ेगी। वाष्पीकरण की दर बढ़ती है, मतलब ज़्यादा तेज़ी से एवापोरेशन होगा, ज़्यादा तेज़ी से क्या होगा? वाष्पीकरण होगा, ठीक है? तो क्षेत्रफल में वृद्धि होती है। एरिया एरिया क्या होता है? इंक्रीज़ हो जाता है बर्तन का। देखो, तस्तरी में रखी चाय का प्रस्थीय क्षेत्रफल कप की अपेक्षा बड़ा होता है। आ गई क्षेत्रफल की बात, एरिया की बात आ गई, ठीक है? टी इन क्या है? सॉसर हैज़ लार्जर सरफेस। कैसा सरफेस है? लार्जर सरफेस है, बड़ा सरफेस एरिया देन इन अ कप, ठीक है? तो प्रस्थीय क्षेत्रफल बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ गई। जैसे-जैसे सरफेस एरिया बढ़ा वैसे-वैसे क्या रेट ऑफ एवापोरेशन इंक्रीज़ हो गया, ठीक है? अब तस्तरी में रखी चाय कप की अपेक्षा जल्दी ठंडी होती है। मतलब जो कप में चाय है वो तो देर में ठंडी होगी, जबकि जो तस्तरी मतलब प्लेट है छोटी सी, उसमें चाय जल्दी ठंडी होगी, ठीक है? इसलिए हम कप की अपेक्षा तस्तरी से गर्म चाय दूध या जल्दी पी पाते हैं, ठीक है? इसका आंसर हो गया ये। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है क्षेत्रफल के हिसाब से, जो आप गीले कपड़े होते हैं, है ना? जो कपड़े धोने के बाद एक तो क्या है, इकट्ठे रस्सी पे इकट्ठे रख देना, और एक कपड़े कौन से होते हैं जो फैला देते हैं पूरी रस्सी पे। तो बताओ कौन से कपड़े जल्दी सूखेंगे? जो कपड़े फैले हुए हैं वो जल्दी सूख जाएँगे, और जबकि जो इकट्ठे रखे हुए हैं वो नहीं सूखेंगे। क्यों? कपड़े फैलाने से क्या हो गया? उसका क्षेत्रफल बढ़ गया है। सरफेस एरिया बढ़ गया, और सरफेस एरिया बढ़ने से क्या हो गया? जो एवापोरेशन की रेट था वो बढ़ गया, है ना? एवापोरेशन जल्दी हो गया, ठीक है? तो पानी जल्दी एवापोरेशन जल्दी हो गया, मतलब लिक्विड क्या हुआ? जल्दी गैसीय स्टेट में बदल गया, ठीक है? पानी जल्दी सूख गया, है ना? एक क्वेश्चन ये है, गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है? ठीक है। व्हाई डज अ डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे? यहाँ भी क्या हो रहा है? यहाँ भी वही होगा रीजन, क्या? एवापोरेशन, वाष्पीकरण। तो कूलर, ये इसका आंसर है। कूलर की बाहरी दीवारों पर लगातार पानी छिड़का जाता है, ठीक है? और गर्म शुष्क मौसम के कारण ये पानी वाष्पित हो जाता है। जो मौसम जो होता है, जितना पानी छिड़का जाता है उतना ही पानी क्या होता है?
एवापोरेट हो जाता है, ठीक है। अब पानी वही प्रोसेस फिर वही रिपीट हो रहा है, पानी एवापोरेट होगा मतलब एनर्जी उसकी लॉस हो जाएगी, एनर्जी फिर क्या करेगा, वाटर के जो पार्टिकल्स है एनर्जी फिर ऑब्जर्व करेंगे एटमॉस्फेयर से अपने आसपास से, और जितनी ज़्यादा एनर्जी ऑब्जर्व करेंगे उतना ही ज़्यादा सरफेस वहाँ का एरिया, सराउंडिंग का एरिया कूल ठंडा हो जाएगा, ठीक है। तो मौसम के कारण क्या ये पानी वाष्पित हो जाता है, वाष्पीकरण के कारण कूलर के अंदर की हवा ठंडी हो जाती है और ये ठंडी हवा पंखे द्वारा कमरे में भेजी जाती है, ठीक है ना? ये इसका क्वेश्चन का आंसर है। इत्र की खुशबू गंध कमरे में, मतलब इत्र की खुशबू, खुशबू या गंध कहो, खुशबू या गंध कमरे में फैलने का कारण बताइए। मतलब द रीजन व्हाई द फ्रेग्रेंस या स्मेल ऑफ परफ्यूम स्प्रेड्स, मतलब फैलना थ्रू आउट अ रूम इज ड्यू टू, क्यों फैल जाती है? यहाँ पे रीजन होता है विसरण, विसरण होता है, डिफ्यूजन। अच्छा, अब ये विसरण क्या होता है, डिफ्यूजन क्या होता है? विसरण होता है दो पदार्थों का आपस में मिल जाना, खुद मिलना, विसरण कहलाता है, ठीक है ना? चलो पढ़ लेते हैं डिफरेंस, विसरण क्या होता है। ये रहा डिफ्यूजन, ये है विसरण की डेफिनेशन, है ना? क्या है विसरण, क्या होता है? इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर आउन, मतलब खुद खुद मिल रहे हैं भाई, अलग अलग पदार्थ, अलग अलग सब्सटेंस के जो पार्टिकल्स होते हैं ऑटोमेटिक खुद मिल जाना, खुद मिक्स हो जाना, क्या कहलाता है? डिफ्यूजन कहलाता है। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः, स्वतः मतलब अपने आप मिलना ही क्या विसरण कहलाता है, ठीक है। और एक पॉइंट और लिखो, गर्म करने पर जितना ज्यादा गर्म होगा उतना ज्यादा विसरण बहुत तेज होगा, ठीक है ना? ऑन हीटिंग डिफ्यूजन बिकम्स फास्टर। और यहां से एक क्वेश्चन, इसलिए यहां से एक क्वेश्चन डिफ्यूजन से एक क्वेश्चन और आता है कि मान लो अगर किचन दूर भी है, किचन खाना बनाने का जो किचन होता है वो दूर है कमरे से, और जब वहां पे गर्मा गर्म खाना बनता है तो उसकी महक क्या होती है, पूरे घर में फैल जाती है। क्यों फैलती है, रीजन बताइए। तो रीजन क्या है? गर्मा गर्म खाने की महक इसलिए फैल रही है, गर्म खाना है तो खाना क्या गर्म है, गर्म होने से क्या होगा, डिफ्यूजन बहुत फास्ट होता है ना? मतलब खाने के जो पार्टिकल्स होते हैं एयर में जल्दी घुल जाते हैं, है ना? मतलब खाने के जो कण हैं वो हवा में फटाफट घुल जाएंगे, और वो हवा क्या घूमते घूमते, हमें पता है जो जो पार्टिकल्स होते हैं मूवमेंट होती है उनमें, ठीक है, फटाफट घूमते घूमते आपकी नाक तक पहुंच जाएंगे, है ना? तो वहां की खुशबू कहाँ पे आ गई, आपकी नाक तक आ गई, इसलिए गर्मा गर्म खाने की महक आप तक पहुंच जाती है। तो यहाँ पे क्या रीजन है, डिफ्यूजन, विसरण हो रहा है, गर्म गरम गरम में, गरम गरम चीज में डिफ्यूजन तेज होता है, विसरण बहुत तेज होता है, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन ये हमारा पीछे रह गया। हाँ, चलो, कह रहा वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को कहा जाता है, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड, कॉल्ड क्या कहा जाता है, नमी, कहते नहीं भाई, नमी नमी। ह्यूमिडिटी, इंग्लिश में क्या होता है, ह्यूमिडिटी होता है, ठीक है। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। देखो अभी हमारा अब हमारा टॉपिक आ गया कि केल्विन को सेल्सियस में बदलना, सेल्सियस को केल्विन में बदलना, मतलब कन्वर्ट केल्विन इनटू सेल्सियस एंड कन्वर्ट सेल्सियस इनटू केल्विन, ठीक है। मतलब सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना और केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करना, यहां से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। सबसे पहले क्या है, तापमान के अंतरराष्ट्रीय मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है, ठीक है। केल्विन इज द ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर, है ना? अच्छा, यहाँ पे दे रखा है 0 डिग्री सेल्सियस। देखो 0 डिग्री सेल्सियस हमारे कितना होता है, 273, 273.15 केल्विन ऐसा कुछ होता है, ठीक है। बट हम आसानी के लिए क्या करते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना, 273 लेकर चलते हैं, इससे कैलकुलेशन में थोड़ी आसानी हो। तो 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना होता है, 273 केल्विन लेकर चलते हैं अराउंड एट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, तापमान की माप किसमें,
केल्विन से सेल्सियस में बदलने के लिए दिए हुए तापमान में 273 से घटाना पड़ता है। मतलब अगर आपको केल्विन से सेल्सियस में बदलना है, केल्विन से सेल्सियस बदलना है तो क्या करेंगे, जो तापमान दे रखा है उसमें से 273 घटा देंगे। ठीक है, केल्विन टू सेल्सियस, तो क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे 273 टू चेंज a temperature on the Kelvin scale to the Celsius scale you have to subtract 273 from the given temperature। ठीक है, इतनी बात ठीक है। चलो अभी कुछ क्वेश्चंस हैं। निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करें। कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द सेल्सियस स्केल। जैसे 300 केल्विन है, इसको हमें किस में बदलना है, सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो अभी हमने नियम पढ़ा है कि अगर केल्विन को सेल्सियस में बदलना है तो क्या करेंगे, 273 घटाते हैं, तो मतलब 300 दे रखा है, 300 में से 273 घटा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये रहा 300 माइनस 273, तो आंसर क्या आया, 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलो अगर आपको 573 केल्विन, ये हमें 573 केल्विन दे रखा है, इसको सेल्सियस बनाना है, तो क्या करोगे, यहां से 273 घटा दो। कितना घटाओ, 273 जैसे घटाओगे तो ये सेल्सियस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब 573 में से 273 घटाओगे तो कितना आएगा, 300 डिग्री सेल्सियस आ गया। देखो सेल्सियस बदल गया। ठीक है, ठीक है। अब ये सारे क्वेश्चन आप लोग खुद कर लेना, बस क्वेश्चन नहीं करना, सब में से 273 घटा देना और आंसर जो आएगा, जितना भी आंसर आएगा उसे डिग्री सेल्सियस लगा देना, सेल्सियस लगा देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अब ये क्या है, सेल्सियस से केल्विन बदलना। अभी हम क्या सीख रहे थे, अभी हम सीख रहे थे केल्विन से सेल्सियस में बदलना। ठीक है, कन्वर्ट केल्विन टू सेल्सियस। अब क्या कह रहा है, सेल्सियस से केल्विन में बदलना। ठीक है, टू कन्वर्ट अ टेम्परेचर ऑन द सेल्सियस स्केल टू केल्विन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, सेल्सियस से केल्विन बदलने के लिए 273 जोड़ा जाता है ना। देखो, टू कन्वर्ट अ टेम्परेचर ऑन द सेल्सियस स्केल टू केल्विन, सेल्सियस स्केल टू केल्विन स्केल, यू हैव टू ऐड 273 टू द गिवन टेम्परेचर। ठीक है, मतलब सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए हम 273 जोड़ देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन करें। क्वेश्चन कैसे आते हैं, हमारे क्वेश्चन आएंगे ऐसे, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर्स इन टू द केल्विन स्केल। ठीक है, मतलब निम्नलिखित तापमानों को केल्विन इकाई में परिवर्तित कीजिए। अब हमें कितना देना है, पहला क्वेश्चन है 27 डिग्री सेल्सियस है। अब डिग्री सेल्सियस को किस में बदलना है, केल्विन में बदलना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 273 जोड़ देंगे। इसमें आप क्या करो, 273 जोड़ो, कितना आ गया, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 7 3 10 और 7 2 9 10, 300, तो कितना आएगा, 300 सेल्सियस आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया आंसर। है ना। ऐसे आप क्या करो, 300 डिग्री सेल्सियस को कितना बदलना है, केल्विन बदलना है। अच्छा देखो, यहाँ केल्विन आएगा। ठीक है, सेल्सियस नहीं आएगा, केल्विन कर देना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 300 सेल्सियस, 300 डिग्री सेल्सियस। अब 300 डिग्री सेल्सियस कितना बदलना है, केल्विन में। फिर अब क्या करो, फिर हम क्या करेंगे, 273 में ऐड कर देंगे। जैसे 273 जोड़ेंगे, है ना, कितना जोड़ोगे, 273 जैसे आप जोड़ोगे कितना बदल जाएगा, जो भी आपका आंसर आएगा वो केल्विन में आएगा। ठीक है ना। ठीक है, कर लोगे तो बच्चों सारे क्वेश्चन कर लेना, ये सारे लगा लेना, इसमें से कुछ आपके पेपर में आएगा ही आएगा। ठीक है, देखो इसी में से एक ये आया है क्वेश्चन, 0 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस और 50 डिग्री सेल्सियस को केल्विन माप क्रम में परिवर्तित कीजिए। क्रम लगाना है। अब देखो हमें पता है 0 डिग्री सेल्सियस है, 0 डिग्री सेल्सियस है, इसको केल्विन में बदलना है, मतलब 273 जोड़ेंगे। ठीक है, तो मतलब जब आप इसमें 0 में 273 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 273 केल्विन आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो आप वही देखो, सबसे पहले यहाँ पे 0, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी, तो सी होगा, 273 आ रहा ना, 0 डिग्री सेल्सियस क्या आएगा, 273।
और 3 जब आप जोड़ोगे ना यहाँ 335 में 2 से 73 जोड़ना 308 केल्विन आएगा और 50 डिग्री सेल्सियस में कितना जोड़ोगे 2 से 73 जोड़ोगे तो आंसर क्या आएगा 323 केल्विन आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ये रहा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, कोई डाउट नहीं? अगर डाउट हो तो बताओ, हम डाउट आपका क्लियर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, कह रहा है वायु को द्रवित किया जा सकता है, एयर कैन बी लिक्विफाइड। मतलब वायु को हवा को वायु को द्रव में बनाना है ना? एयर को किस में करना, लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले क्या हमें उस पे प्रेशर लगाना पड़ेगा। क्यों? जो वायु होता है, एयर होती है, उसके पार्टिकल्स क्या दूर दूर होते हैं। अब जो लिक्विड होता है, लिक्विड के पार्टिकल्स यानी द्रव के पार्टिकल्स थोड़े पास में होते हैं, तो हम क्या करेंगे, जो दूर दूर पार्टिकल्स हैं उनमें क्या प्रेशर लगाकर पास करेंगे। ठीक है, जिससे आप एयर पे जब प्रेशर लगाओ, प्रेशराइज करोगे, दाब लगाओगे, तो क्या होगा, जो एयर के पार्टिकल्स यानी हवा के जो कण हैं वो पास में आ जाएंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जो पार्टिकल्स हैं, हवा के पार्टिकल्स, एयर के पार्टिकल्स जो हैं उनको पास लेकर आना है। ठीक है, जब पास लाओगे तो क्या प्रेशर लगाना पड़ेगा, तो हमें सबसे पहला काम क्या करना है, प्रेशराइज करना है, प्रेशर लगाना, दाब लगाना। ठीक है, तो ऐसा ढूंढो जहां पे दाब लगाया जाए। यहाँ पे क्या दाब कम करके नहीं, दाब कम करके नहीं है, जो गलत बोल रहा है। वाइल लोअरिंग द प्रेशर, नहीं, ये नहीं होगा। दाब बढ़ाकर, हाँ दाब भी तो बढ़ाना है भाई, पार्टिकल पास में लेकर आना है, दाब बढ़ाना है। ठीक है, तो क्या करना है, प्रेशराइज करना है बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर। हाँ ठीक है, प्रेशर करना है, तापमान कम करके। हाँ, तापमान भी कम होना चाहिए भाई, क्योंकि तापमान बढ़ाओगे तो क्या, तापमान टेम्परेचर बढ़ाने से जो पार्टिकल्स दूर दूर जाते हैं, बट हमें पास लेकर आना, तो तापमान टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, डिक्रीजिंग टेम्परेचर। ठीक है, वाई लोअरिंग द टेम्परेचर। तो आंसर क्या हो गया, आंसर डी हो गया, दोनों बी और सी, तो आंसर डी हो गया। ठीक है, आंसर क्या होगा, डी। डी में क्या, बी और सी दोनों, है ना? आंसर डी हो गया, बाई बोथ बी एंड सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। हाँ, देखो क्वेश्चन हमारे खत्म नहीं हुए, क्वेश्चन बहुत सारे हैं अभी इसमें, बट टाइम पूरा हो गया, है ना? तो इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं, हम इसको नाम देते हैं पार्ट PART, पार्ट फर्स्ट कंप्लीटेड। ठीक है, मतलब जितने हमने क्वेश्चन किए हैं समझो पार्ट फर्स्ट था, और इसके आगे क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, सब क्वेश्चन करेंगे, बट उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। उसके लिए आपको पार्ट 2 देखना पड़ेगा। ठीक है, और जिस बच्चे को पार्ट 2 चाहिए तो आप क्या करो, कमेंट में लिखो कि पार्ट 2। ठीक है, पार्ट फर्स्ट में इतने ही क्वेश्चन, नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन करेंगे इन्हीं पेपर्स करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन है, वो सेकंड वीडियो में करेंगे, पार्ट 2 में करेंगे। ठीक है, ओके। अगर आपको वीडियो ठीक लगे तो आप वीडियो जरूर लाइक करें। ठीक है, थैंक यू।